हाँ जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने सिकंदर। डायबिटीज की मैनेजमेंट में न्यूट्रिशनिस्ट का रोल काफी की एलिमेंट है। क्योंकि हम अगर डायबिटीज की वजह देखें कि डायबिटीज किस वजह से होती है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं जो कि कंट्रोलेबल हैं। जैसे डायबिटीज ओबेसिटी की वजह से होती है, मोटापे की वजह से, आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है उसकी वजह से डायबिटीज होती है। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो कि डेफिनेटली आपके अगर जीन्स में है या और दूसरे एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं, वो अगर हैं तो वो कंट्रोलेबल नहीं है। लेकिन ये वाले फैक्टर्स जो हैं ये कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं। यू कैन आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं, आप अपनी वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डायबिटीज जो न्यूट्रिशनिस्ट का रोल है इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज इज नॉट ओनली दैट कि हम वो बताते हैं कि आपको अपना वजन कैसे मैनेज करना है। बेसिकली ये भी बताई जाती है चीज़ कि आप कौन सी ऐसी डाइट इस्तेमाल करेंगे जिसकी वजह से अगर आपको डायबिटीज़ हो गई है तो आप उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसको अपने काबू में रख सकते हैं, आम अल्फाज में। तो क्योंकि खाने पीने के मुतालिक साथ साथ लगा हुआ खाना पीना, जिंदा है तो खाना पीना साथ चल रहा है। तो जब खाने पीने के मुतालिक लोग जब इसको मैनेज करना आ जाता है लोगों को, तो वो अपनी शुगर को अच्छा से कंट्रोल कर पाते हैं। तो बेसिकली एक मैनेजमेंट का तरीका है और एक बताने का, एक समझे, एक हम जो न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस होती हैं वो एक तरह का उनको हेल्प आउट करते हैं कि आप क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। क्योंकि आमतौर पर जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो एक दिमाग में ये आता है कि अब तो मैं ये भी नहीं खा पाऊंगा, ये भी नहीं खा पाऊंगा, ये भी नहीं खा पाऊंगा। और डायबिटीज से रिलेटेड क्या होता है कि लोगों को बहुत सारे ये भी होता है कि हम चीज़ें बहुत सारी नहीं खा सकते, और कुछ हम चीज़ें ऐसी हैं जो हम ज़्यादा खाएंगे तो शायद इससे डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। तो इन दोनों चीज़ों को बताना और किस तरह से आप अपनी ग़िज़ा को बेहतर तौर पर रख सकते हैं, दिस इज़ व्हाट अ डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट कैन डू इन द मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़। जी अच्छा सिकंदर, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क्या है, हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। हमारे पास सब्जियां बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो ये है कि हमारे यहाँ जो कुकिंग स्टाइल है, जो खाना पकाने का तरीका है, वो ऐसा है कि हम उसमें जब सब्जियों को या हम गोश्त को या हम दालों को जब पकाते हैं तो हम इतना भूनते हैं कि वो उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं और उसकी जो ग़िज़ाइयत है वो ज़ाया हो जाती है। तो ये हमें ज़रूरत है अपनी थोड़ा सा अपनी कुकिंग के स्टाइल को या अपने खाना पकाने के तरीके के ऊपर फोकस करना, कि हम कैसे जो भी खाना हम पका रहे हैं उसकी हम ग़िज़ाइयत को बरकरार रखें। ये तो हो गया वो पकाने का तरीका है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ वीट का इस्तेमाल है, यानी गंदम, हमारे यहाँ माशाल्लाह से पाकिस्तान वीट प्रोड्यूस करता है। पता नहीं कुछ ऐसी वजूहत वजूहत हो जाती है कि हमें कभी कभी इंपोर्ट भी करनी पड़ जाती है। लेकिन वीट जो है वो हमारा स्टेपल फूड है, यानी हमारा जो मेन खाना है वो रोटी के बगैर नहीं होता। अब रोटी में हमने ये हमारे यहाँ ये होने लगा है कि रोटी जो आटा हम इस्तेमाल करते हैं वो इतना रिफाइन हो जाता है, उसको इतना छानते हैं कि वो सफ़ेद आटे की रोटियां जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमनली लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑफिसेज में अगर जो लोग काम करते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, घरों में जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो भी वो कहते हैं कि रोटी काली लग रही है हमें अगर हम ब्राउन आटे की रोटी इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने आटे को जिस तरह का वो है और जिस तरह का भी वो हमें मिला है उसको उसी तरह इस्तेमाल करें। उसके अंदर जो फाइबर का इंटेक है, फाइबर का जो एलिमेंट है जो उसके अंदर मौजूद है, फाइबर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वो फाइबर आपकी शुगर्स को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। तो अगर मैं पाकिस्तानी डाइट को बात करूं तो हमारे यहाँ जो एक आम खाना जो बनता है, जो एक रोटी सालन हमारे यहाँ बनता है, हम उसी को बहुत हेल्दी बना सकते हैं, अपनी प्लेट को बहुत हेल्दी बना सकते हैं अगर हम उस प्लेट के अंदर वो सारी चीज़ों को बरकरार रखें जो उसके अंदर ग़िज़ाइयत उसकी मौजूद है। यानी अगर हम अपनी कुकिंग को बहुत ज़्यादा ना पकाएं, खाने को कच्ची सब्जियों का इस्तेमाल करें, या अगर हम सब्जी पका भी रहे हैं तो उसको इतना ना पकाएं कि वो बिल्कुल उसका जो है वो ग़िज़ाइयत बिल्कुल ज़ाया हो जाए। और यही हमारी जो रोटी है उसको हम ज़्यादा ना छाने उस आटे को। थोड़ा बहुत अगर हमें लगता है कि इसके अंदर कीड़े हैं जिसकी वजह से हमें छाना ज़रूरी है तो हम एक दफ़ा छान के देख लें, उसको सफ़ा कर लें। लेकिन बाद में उसके अंदर जो फाइबर का एडिशन है वो हम लाजमी रखें।
इसी तरह हम अपने ग़िज़ा के अंदर, जैसे हमारे यहाँ लोगों के यहाँ ख़ास तौर पर कुछ प्रोविंसेस में, जैसे पंजाब में अगर हम फोकस करें, तो वहाँ पर लोग जो है वो दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो खाने में अगर लस्सी या दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि बजाय इसके कि आप बलाई वाली दही का इस्तेमाल करें, आप बलाई को हटा दें। तो वो भी क्या होगा कि आप सिंपल थोड़ी थोड़ी चेंजेस करेंगे, जिसके साथ आपका जो ग़िज़ा है वही हमारा पाकिस्तानी फूड जो है वो हेल्दी फूड हो जाएगा। जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, सिकंदर, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा और इसके ऊपर बहुत काम हो रहा है प्रोसेस फूड के ऊपर, और एक बहुत लंबी बहस चल रही है कि एक जिसको कहते हैं ऑर्गेनिक फूड और एक कहते हैं प्रोसेस फूड। एक तो ये टर्म्स आपको सुनने को बहुत मिलेंगी। अच्छा, इसमें भी लोगों का बहुत ज़्यादा पैरानॉइड हो जाते हैं लोग, और कुछ लोग जो हैं वो इस पे ये बात करते हैं कि हम बस सिर्फ ऑर्गेनिक फूड ही खाएंगे और प्रोसेस फूड नहीं खाएंगे। अगर मैं सिर्फ इन पर्टिकुलर प्रोसेस प्रोसेस फूड पे बात करूं कि प्रोसेस फूड क्या है, तो जो भी फार्म से लेकर हमारी टेबल तक या हमारे दस्तरखान तक फूड जिन जिन प्रोसेस से गुजर रहा है, वो जितने मिनिमम होंगे हमारा फूड उतना हेल्दी होगा। अब इसको एक छोटी सी बात अगर मैं इसको सम अप कर दूं, तो जितना दूर से फूड आएगा आपकी टेबल पे, आपके दस्तरखान पे, वो उतने ज्यादा प्रोसेस से गुजरेगा। जितने करीब से आएगा वो उतने कम प्रोसेस से गुजरेगा, और वो ज्यादा हेल्दी फूड होगा। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इनकरेज करें कि ज्यादा प्रोसेसेस से ना गुजरा हो। अब ये भी नहीं हो सकता कि आप हर चीज अपने एरिया में ग्रो करें और वहीं से इस्तेमाल करें। ऑब्वियसली हम कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं, और बहुत अब दुनिया जिस कदम से बढ़ रही है, विलेज होती जा रही है। तो हमें इसमें थोड़ा सा अपने आप को मॉडरेशन की जरूरत है, और हमें थोड़ा सा पैरानॉइड होने की जरूरत नहीं है कि हम हर चीज के ऊपर बहुत ज्यादा ये एक्शन शुरू कर दें कि बस हर चीज प्रोसेस्ड है। प्रोसेस फूड की वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डायबिटीज के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, अगर मैं डायबिटीज से बात करूं, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेस फूड ऐसे हैं जिसके अंदर शुगर एडेड होती है। लेकिन कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कि हम अगर उनका स्मार्टली इस्तेमाल करें, तो यस वी कैन यूज दैट, हम अपने उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली जो प्रोसेस फूड जिसके अंदर शुगर का एडिशन बहुत ज्यादा हो रहा है, उसको तो हम डायबिटीज के रेफरेंस से बिल्कुल कंडेम करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि बच्चों को भी हम ज्यादा उनको ना इनकरेज करें कि बच्चे वो चीज़ खाएं। बच्चे भी ज़्यादा हेल्दी और नेचुरल वे में चीज़ें खाएं। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम बच्चों को ये इनकरेज कर सकते हैं कि बजाय इसके कि आप फ्रूट जूसेस पे जाएं जो कि डब्बों में बंद होते हैं, उनके उससे बेहतर है कि आप फ्रेश जूसेस या फिर फ्रूट्स के ऊपर जाएं। सबसे बेस्ट है कि फ्रूट्स खाएं, जो कि बिल्कुल नेचुरल होगा। आप खुद ही उसका छिलका उतारेंगे एंड यू हैव दैट फूड। सेकंड, आप क्या, अगर आपके पास ऑप्शन है तो यस यू कैन हैव दैट इन द जूसेस फॉर्म, फ्रेश जूसेस फॉर्म। और थर्ड ये कि जो डब्बे वाले अगर हैं, तो वो उसको हम बिल्कुल डिस्करेज करते हैं, और हम कहते हैं कि बच्चों क्या बड़ों को भी उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो क्योंकि बात अब शुगरी फूड्स पे आ रही है, तो शुगरी जो शुगर कंटेनिंग बेवरेजेस हैं उनके ऊपर भी बात करना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक विशेष साइकिल है। जैसे सिकंदर, ये आपने बात की ना कि जितना आप शुगर ज्यादा लेंगे ना, आपको शुगर की क्रेविंग और ज्यादा होगी। हमको पहले अपनी डाइटों पे ये फोकस करना है कि हमारे यहाँ जो मेन चंक ऑफ शुगर है वो आ कहाँ से रहा है। हमारा जो समझे स्वीट बेवरेजेस है, यानी जो शरबत हम इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज्यादा शुगर कंटेनिंग होते हैं। बहुत ज्यादा मेजर जो समझे शुगर का कंटेंट आता है वो वहां से आता है। तो एक तो उस वो हम देखें। दूसरा फिर ये कि हमारे यहाँ जो स्वीट्स हैं, जो चॉकलेट्स हैं, जो मिठाइयाँ हैं, अगर मैं बात करूं, तो उसके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। अगर हम एक नॉर्मल गज़ा अपनी खा रहे हैं, नॉर्मल जैसे हमने एक जिसमें कोई ऐसा डेजर्ट नहीं है, जिसमें कोई ऐसा शुगर की कोल्ड ड्रिंक वगैरह इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो वो वाला फूड आपका बहुत हेल्दी हो सकता है। अगर उसमें आप 1 से 2 कप चाय के पी रहे हैं, उसमें 1 चमचा चीनी का डला हुआ है, दैट विल बी ओके। ठीक है, ये मैं नॉन डायबिटिक्स की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर क्या हुआ कि आपने एक कोल्ड ड्रिंक ऐड कर ली अपने पूरे दिन में, किसी भी वक्त सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक, तो आपने अच्छी खासी अमाउंट में शुगर को ऐड कर लिया। तो वो क्या हुआ कि वो मेन जो सोर्स आपकी कैलोरीज की आ रही है, वो कहाँ से आ रही है? वो शुगर से आ रही है। तो अब क्या होता है कि जब किसी का को शुगर ज्यादा को इस्तेमाल करता है, तो और उसका मोटापा भी ज्यादा होता है, यानी वजन भी बढ़ रहा होता है, तो क्या होता है, बॉडी के अंदर हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं इंसुलिन। वो इंसुलिन लेवल्स बढ़ते हैं। वो इंसुलिन लेवल्स बढ़ते हैं, आपको शुगर शुगर की और ज्यादा क्रेविंग होती है। तो एक तरह की समझे विशेष साइकिल है जो कि चल रही होती है।
शुगर लेने से इंसुलिन बढ़ती है, इंसुलिन ज्यादा लेने से शुगर की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है, आप फिर और ज्यादा शुगर खाते हैं, फिर इंसुलिन ट्रिगर होती है। तो ये विशिष्ट साइकिल को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम शुगर्स के ऊपर कंट्रोल करें। ये तो हम बात करें उन लोगों के लिए जिनको डायबिटीज नहीं है, हम प्रिवेंशन के ऊपर बात कर रहे हैं। जो प्री डायबिटिक एक अवाम है हमारी, एक बहुत बड़ा चंक है, यानी वो लोग जिनको अभी शुगर हुई नहीं है लेकिन वो बॉर्डर लाइन पे बैठे हुए हैं, और या तो वो डिनायल फेज में है या फिर उनको पता ही नहीं है कि हमें शुगर है। तो वो लोग क्या होता है, वो बड़े धड़ल्ले से जो है वो सब चीजों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और फिर वो एंड अप हो जाते हैं इन फ्यू डेज और टाइम, कि वो दोबारा जो है वो दे आर बिकम डायबिटिक। तो हमें बेसिकली ज्यादा फोकस ये करना है कि हम अपनी ग़िज़ाओं के अंदर शुगर का इंटेक, जो शुगरी बेवरेजेस है, उससे ना लें। इसके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजीज दुनिया में और कराची में, पाकिस्तान में बन रही हैं, और उसमें ये भी है कि हम इनके ऊपर टैक्सेस बढ़ा दें ताकि इनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो डेफिनेटली फिर क्या होगा कि लोग इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये भी एक तरीका है जिससे हम इसको कंट्रोल में ला सकते हैं। जैसे कहते बिल्कुल, स्ट्रेस के अंदर ये होता है कि हम, बहुत सारे लोगों का ये टेंडेंसी होती है कि स्ट्रेस में वो ज्यादा ये खाना खाना शुरू कर देते हैं, स्ट्रेस ईटिंग जिसे हम कहते हैं, बहुत कॉमन है। तो उसमें जब लोग ज्यादा खा रहे होते हैं तो वो बिल्कुल जो माइंडफुल ईटिंग होती है वो नहीं रहती। यानी माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये होता है कि मुझे पता हो कि मैं क्या खा रही हूँ, मुझे पता हो कि मेरी प्लेट में क्या है, और इसको हम कहते हैं माइंडफुल ईटिंग ईटिंग। तो हमारे यहाँ जो आजकल ट्रेंड है ना, वो ये होता है कि सामने टीवी चल रहा होता है या मोबाइल पे कुछ चल रहा होता है, हम खाना भी खा रहे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता हम क्या खा रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, जब आपको पता ही नहीं है कि आप क्या खा रहे हैं, जो कुछ अवेलेबल है, बस हम पेट भरना होता है, या बस समझ लें एक टाइम हो जाता है, बस हमें खाना, कभी कभार तो भूख भी शायद नहीं लगती, लेकिन हमें होता है कि बस टाइम हो गया खाने का, तो बस खाना खा लो। तो इसको जो है वो इस इन सब चीज़ों को जो हम बिल्कुल ही एब्सेंट माइंडेडली जो चीज़ें कर रहे होते हैं, डेफिनेटली फिर वो शुगर के ऊपर हमें डायरेक्टली इफेक्ट करती है। हमारे सामने जो कुछ भी आएगा हम वो खा लेंगे। तो ये बहुत ज्यादा डायरेक्टली इन कंट्रोल है। अदरवाइज ये कि जो लोग बहुत सारा ये समझते हैं कि मैं सिर्फ स्ट्रेस की वजह से मेरी शुगर बढ़ गई है, तो वो इस तरह से ये नहीं होता कि सिर्फ स्ट्रेस हुआ और उसकी वजह से आपकी शुगर 300-400 पे पहुंच गई। वो दरअसल क्या होता है कि स्ट्रेस की वजह से अगर आपने अपनी ईटिंग हैबिट खराब की है, या स्ट्रेस की वजह से आप जो फिजिकल एक्टिविटी करते थे आपने वो छोड़ दी है, तो फिर आपके ऊपर, शुगर के ऊपर आपका डेफिनेटली बहुत मेजर इफेक्ट पड़ेगा, और जो आपको नजर भी आएगा। इसका ये है कि विटामिन्स, हम अगर इसको दो कैटेगरीज में मैं डिवाइड कर लूँ, एक तो वो लोग जिनको शुगर है और वो किसी दवा पे हैं, यानी कोई शुगर की दवा खाते हैं, वो शुगर को कंट्रोल करने की दवा खाते हैं, तो उनमें उनको कुछ विटामिन्स लेने बहुत जरूरी हो जाते हैं, क्योंकि वो जो दवाएं वो ले रहे हैं उनको मल्टी विटामिन के साथ इंटरेक्शन होती है, और उनको वो दवाओं की जो है ना सप्लीमेंटेशन जरूरी है उनके लिए। वो सिर्फ ग़िज़ा से पूरी नहीं होंगी, तो इस आमतौर पर डॉक्टर्स जो है उनको B12 या कोई ऐसी चीज़ उनको ज़रूर रेकमेंड कर देते हैं, और मैं भी कहूँगी बीइंग अ डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट कि वो दवाएं, वो विटामिन की सप्लीमेंट ज़रूर इस्तेमाल करें। दूसरी कैटेगरी हमारे पास वो है जो कि अभी दवाओं पे नहीं आई है, और वो ग़िज़ा पे और फिजिकल एक्टिविटी से अपनी शुगर को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, एक ये कैटेगरी भी होती है हमारे पास, जो प्री डायबिटिक्स भी होते हैं, या समझ लें जो ऐसे डायबिटीज है जिनको अभी इतनी ज्यादा उनकी खराब नहीं हुई है, उनको कंट्रोल वो कर रहे हैं अपनी डाइट के साथ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ। उसमें आमतौर पर अगर आपकी डाइट बैलेंस्ड है ना, यानी बैलेंस की डाइट का मतलब ये होता है, हम ये कहें कि उसके अंदर प्रोटीन्स भी जा रहे हैं, फैट्स भी जा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी जा रहे हैं, विटामिन्स की भी मकदार सही जा रही है, और तमाम फूड ग्रुप्स उसके अंदर शामिल हैं, तो फिर आपको क्या होता है, आपको जो है वो इस तरह की मल्टीविटामिन की फिर आमतौर पर जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपकी ग़िज़ा के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी शामिल होते हैं। जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स शामिल होते हैं तो वो विटामिन की सोर्स होते हैं, जो कि ऑलरेडी आप ले रहे होते हैं। तो अगर आपकी डाइट बैलेंस है, इसको मैं सम अप ये करूं, अगर आपकी डाइट बैलेंस है तो आपको आमतौर पर सप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जब आपकी डाइट बहुत ज्यादा इम्बैलेंस होती है तो फिर टारगेटेड होता है, नहीं आपको फिर असेसमेंट के बाद देखते हैं कि कौन से ऐसे विटामिन है जो आपकी डाइट के अंदर कम है, फिर उसकी सप्लीमेंटेशन दे दी जाती है, और वो लेने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग दूध का इंटेक नहीं ले पाते फॉर एनी रीजन, लेक्टोज इंटॉलरेंस है या कुछ और वजह है उनको, तो उनको अगर हम कैल्शियम की सप्लीमेंटेशन देते हैं तो दैट इज गुड, बिकॉज कैल्शियम हमें चाहिए डेली बेसिस पे। तो ये इसकी इस तरह की सिचुएशन है कि अगर ये भी इंडिविजुअलाइज्ड है कि अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, तो फिर हम असेस करेंगे, देखेंगे कि कौन से विटामिन की आपको जरूरत है। इसमें भी आंखें बंद करके हम नहीं कह सकते कि अगर आप फला विटामिन खाना शुरू कर दें तो आपको डायबिटीज से कंट्रोल हो जाएगा।
एक ये भी लोगों के अंदर एक साइकी होती है और एक ट्रेंड पे चल जाता है कि हम अगर ये वाइटामिन खाना शुरू कर दें तो फिर हमारी शुगर जो है वो हम कंट्रोल कर लेंगे। तो वो फिर उससे आप रोक सकते हैं।